नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पृथा शुक्ला और चलिए इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ अहम प्रमुख खबरों की ओर। तो सबसे पहले बात अग्निपथ योजना की, जिसके विरोध के सुर लगातार तेज होते जा रहे हैं। इसके विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। बवाल को लेकर आज भी अलर्ट मोड पर पुलिस नजर आ रही है। यूपी में अब तक 29 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। यूपी पुलिस ने 340 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार आने जाने वाली 369 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। तो आज भी इस विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं बिहार आने जाने वाली 369 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। एक ट्रेन नहीं, 2 ट्रेन नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 369। ये वाकई एक बड़ा आंकड़ा है जब ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है बिहार आने जाने वाली ट्रेनों को, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर कंपेरेटिवली बिहार में ज्यादा आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका असर लगभग सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है। यूपी की खुद बात करें तो यहां पर बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये बहरहाल 8 तस्वीरें हैं। मथुरा, वाराणसी, रायबरेली, आगरा, कानपुर देहात, कानपुर, बाराबंकी, नोएडा। ये 8 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से और किस हद तक अग्निपथ योजना जो कि केंद्र सरकार की ओर से लाई गई है, इसका विरोध कितना व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार हालांकि बोल रही है कि युवाओं के हित में ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई गई है। काफी सोच समझकर 2 से 3 सालों से इस योजना पे काम किया जा रहा था, लेकिन वहीं आपको बता दें कि इसका विरोध लगातार जारी है। युवाओं में इस योजना को लेकर खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगरा की स्थिति हम जानने की कोशिश करेंगे। सहयोगी प्रदीप रावत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, विरोध लगातार जारी है, आगरा की क्या कुछ स्थिति? आप देखिए, आप देख रही हैं यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी लगातार रेलवे स्टेशन पर चौकस है और यहाँ पर निरीक्षण कर रही है। जिस तरीके से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में जो युवाओं ने उपद्रव किया, रेल ट्रैक मार्ग पर पथराव किया, गाड़ियों में आगजनी की, तो उससे रेलवे सुरक्षा बल और इसके साथ ही जीआरपी आगरा द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही आगरा के जो एसएसपी हैं सुधीर कुमार सिंह और प्रभु नारायण सिंह जिलाधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। और कल जानकारी आई थी कि अकोला और कागरौल के अंदर वहां पर कुछ युवा उपद्रव कर सकते हैं, जिसको लेकर लगातार एसएसपी सुधीर कुमार सिंह और जिलाधिकारी निगरानी बनाए हुए रखे हुए थे। और आज भी सुबह से ही आगरा पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी के साथ देहात क्षेत्र से लेकर शहरों में तैनात है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से अग्निपथ का विरोध हो रहा है, जो भावी अग्निवीर है। चलिए, बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा आप हमारे साथ में। अब कानपुर की ओर रुख करते हैं। अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ में बने हुए हैं। अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर की पुलिस कितने अलर्ट मोड पर आज नजर आ रही है विरोध प्रदर्शन को देखते हुए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से अग्निपथ योजना आने के बाद से ही पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया है। विरोध की आग कानपुर देहात तक भी पहुंच चुकी है। कानपुर देहात में भी छात्रों ने, युवाओं ने इसका विरोध किया था, इस योजना का, जिसके बाद से ही कानपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार रेलवे स्टेशन और आउटर में जहां पर भी जो छोटे छोटे स्टेशन है, जहां पर ट्रेन के स्टॉपेज है, ट्रेन रुकती है, वहां पर भी हर स्टेशन पर पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा कोचिंग संचालकों से भी बात की जा रही है। छात्रों को समझाने की बराबर कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जिस तरह से देखा गया था कि व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाकर हिंसक में बदलने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे 5 छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है। हम अपने पीछे दिखा दें कि हम इस वक्त कानपुर के कल्याणपुर रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिसकर्मी है वो पूरी तरह से मुस्तैदी से रेलवे स्टेशन पर डटे हुए हैं। हालांकि यात्रियों की संख्या जरूर कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से कल और आज लगभग कानपुर में आने वाली 62 ट्रेनें आज स्टेशन पर नहीं आएंगी, जिनमें से 26 ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। इसके बाद लगातार यात्रियों ने टिकट कैंसिल कराने शुरू कर दिए हैं, जिससे कहीं रेलवे को भी नुकसान हो रहा है। यात्री कम जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विरोध को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से स्टेशनों पर मुस्तैद है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रहा है। जी चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर पुलिस अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रही है। हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण यहाँ पर निर्मित ना हो सके, इसके बचाव में पुलिस यहाँ पर लगातार तैनाती है, नजर बनाए हुए है। आप बने रहिएगा अभिनव हमारे साथ में। अब आपको लखनऊ की ओर लिए चलते, जया सिंह हमारे साथ में जुड़ी हुई है। जया, आपसे जानना चाहेंगे राजधानी की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि इसके चलते विरोध प्रदर्शन काफी उग्र होता जा रहा है। बड़ी संख्या में ट्रेनें भी प्रभावित हुई है। क्या स्थिति राजधानी की?
जी जी बिल्कुल। देखिए, इस समय जो राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो सभी पुलिस, चाहे आरपीएफ हो या फिर जीआरपी की बात कर लीजिए या फिर सिविल फोर्सेस की, वो सबके सब अलर्ट मोड पे है और लगातार योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं और अलर्ट मोड पे रहने को करें और जो भी अराजक तत्व है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी वो साफ तौर से निर्देश दे चुके हैं। फिलहाल जहां तक ट्रेनों की बात है तो अगर उत्तर प्रदेश की ट्रेनों को देख रही हैं आप तो 90 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ये जानकारी जो है मुख्य जो जनसंपर्क अधिकारी है पंकज कुमार ने दे रखी है। हालांकि सबसे ज्यादा जो विरोध देखने को मिल रहा है वो बिहार है। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, दो ऐसे प्रदेश थे जहां पे अलग अलग जगहों पे आगजनी की लगातार खबरें आ रही हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि इसमें तमाम जो अग्निपथ योजना है कि जो आर्मी फोर्सेस के तैयार करते हैं, जो एकेडमिक स्टूडेंट है वो इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इंटेलिजेंस और जांच एजेंसियों को ये भी एक सुराग मिला है, ये भी एक अहम जानकारी उनको मिली है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हिंसा भी भड़काई जा सकती है। क्योंकि अगर आप ट्विटर अकाउंट को खंगालिए तो उसमें साफ तौर से जो राजनेता है, चाहे सपा के हो या कांग्रेस को या तमाम और भी राजनीतिक दल हो, वो लगातार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप 2024 के चुनाव को भी इससे कनेक्ट करके देख सकती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पे भी लगातार पुलिस की ओर से उस पर जो ध्यान रखा जा रहा है और ताकि किसी तरह का भड़काऊ पोस्ट किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई का भी एक साफ तौर से निर्देश पुलिस की ओर से लगातार इसको भी लेकर मुस्तैदी बरती जा रही है। फिलहाल जो ट्रेनों का कहानी है वो यही है कि जो ट्रेन है इससे लगभग जो हमारे पूरे देश का आप लेती हैं तो पूरे देश में इसमें 300 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ऐसे समझिए इस चीज को कि कैसे हमारे जो बिल्कुल आप बने रहेगा जो है हमारे साथ में। तो बड़ी संख्या में ट्रेनें यहाँ पर प्रभावित हुई है, सीधे साफ तौर पर इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। एक बार फिर से आगरा की ओर रुख करते हैं, प्रदीप हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे आगरा की अगर बात करें तो क्या स्थिति है, कितनी ट्रेनें यहाँ से प्रभावित हुई हैं? जिस दिन ये अग्निपथ का मामला बिहार से लेकर आगरा और मथुरा अलीगढ़ तक पहुंचा, उसके बाद में आनंद फानन में झांसी और ग्वालियर में कुछ युवा लोगों ने उपद्रव मचाया। उसके बाद आगरा दिल्ली मार्ग को बाधित किया गया। उसके बाद में लगभग 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही आगरा से जो गुजरने वाली ट्रेन है, आज की तारीख में 6 दर्जन से अधिक गाड़ियां निरस्त की गई हैं। और इसके साथ ही जो मथुरा आगरा फोर्ट जो कि जयपुर और लखनऊ मार्ग है उस पर भी प्रभाव डाला गया, क्योंकि वो राजस्थान से आने वाली गाड़ियां, राजस्थान भरतपुर साइड में भी ट्रेनों के ऊपर उपद्रव किया गया है, पत्थरबाजी की गई है। इसको लेकर विशेष निगरानी रखी गई। और बताते चले कि जिस तरीके से युवाओं ने अग्निपथ को लेकर बवाल मचाया है, उसको लेकर आगरा का जिला प्रशासन जो सैन्य केंद्र है, जो सैन्य प्रशिक्षण देते हैं इन जीडी और तकनीकी सैनिक भर्ती के लिए, उन सभी प्रशिक्षण केंद्रों को एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया है। उन्होंने जनता टीवी को बता भी था कि ऐसी उनको जानकारी मिली थी कि यहाँ से भी उनको गाइड किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी बड़ी संख्या में ट्रेन जो है वो प्रभावित हुई है। सीधे साफ तौर पर इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कानपुर, आगरा और लखनऊ की क्या कुछ स्थिति ये हमने जानने की कोशिश की है। चलिए अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। तो एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में प्रचार वे करेंगे पार्टी के पक्ष में। 11 बजे चक्रपानपुर में जनसभा को वे संबोधित करेंगे और वहीं सीएम 12 बजे बिलरियागंज बाजार के पास जनसभा करेंगे। आजमगढ़ से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकसभा उपचुनाव को लेकर जनपद में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टियों के दिग्गज नेताओं का जनपद में जमावड़ा हो गया है। इसी क्रम में आज सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। 2 स्थानों पर जनसभा को वे संबोधित भी करेंगे, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में हवा बनाई जाएगी, जिसके बाद वो आजमगढ़ से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर रामपुर की आ रही है, जहां पर आज बीजेपी के कई नेता प्रचार करते नजर आएंगे। पार्टी के पक्ष में लोगों को पार्टी के पक्ष में वोट दिए जाने की अपील की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे चुनावी जनसभा। स्वतंत्र देव सिंह और गुलाब देवी भी प्रचार करते यहां पर नजर आएंगे। सुरेश खन्ना और जितिन प्रसाद भी प्रचार करेंगे। घनश्याम लोधी के लिए वोट की अपील जनता से यहां पर की जाएगी। पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की जाएगी। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं घनश्याम लोधी, जिनके पक्ष में प्रचार करने के लिए सभी दिग्गज आज एकजुट होते नजर आएंगे। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए सभी यहां पर पहुंचेंगे।
और चलिए इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए सुरेश कुमार रामपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जोरों शोरों से पार्टी ने यहां पर कमर कस ली है, क्या कुछ वक्त तय किया गया है, क्या कार्यक्रम आज दिन भर का? रामपुर में लगातार 5 दिन से बिछाव का जमाव लगा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है लोकसभा चुनाव, तो कहीं ना कहीं आजम खान की भी साख बताई जा रही है। और जिस तरीके से बीजेपी के यहाँ पर लगातार मंत्री आ रहे हैं, कल जितिन प्रसाद भी आए थे, उससे पहले सुरेश खन्ना लगातार 3 दिन से यहाँ पर मौजूद है। भूपेन्द्र चौधरी भी यहाँ पर रामपुर आ चुके हैं और बहुत बयान दे चुके हैं आजम खान के खिलाफ। सुरेश खन्ना जी ने कल भी बयान दिया था कि आजम खान के जो समाजवादी सरकार समाजवादी पार्टी है वो फूका हुआ ट्रांसफर है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुकाबला देखने को रामपुर में मिलेगा, क्योंकि आजम खान ने हाथ खड़ा दिए हैं जनता के आगे कि हमें वोट दीजिएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी सरकार में रहने के बावजूद भी 3 सीटें नहीं जीत पाई थी, तो अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव की जो ये सीट है वो बहुत अहम मानी जा रही है। जी चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका सुरेश। तो यहाँ आपको बता दें कि बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए सभी दिग्गजों का जमावड़ा आज यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बरेली की खबर है, जहाँ पर आज प्रदर्शन करेंगे तौकीर रजा। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन यहाँ पर होगा। बरेली में अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक धरने का ऐलान किया गया है। नुपुर की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा धरना। तो ये मौलाना की ओर से ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक धरने का ऐलान यहां पर किया गया है। जब इस बीच प्रदर्शन किया जाएगा नुपुर की गिरफ्तारी तक, ये धरना कमोबेश ऐसे ही जारी रहेगा, ये मौलाना ने सीधे साफ तौर पर कह दिया है। बढ़ते हैं आगे। तो उत्तर प्रदेश में लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार कल खत्म हो गया। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी गई है। इस परीक्षा में कुल 88.18% परीक्षार्थी पास हुए हैं। कानपुर के प्रिंस पटेल ने टॉप किया है। प्रिंस पटेल ने इस परीक्षा में 97.7% नंबर हासिल किए हैं। इसके साथ ही मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर और कानपुर नगर की किरण कुशवाहा संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। कन्नौज के अनिकेत शर्मा को तीसरा स्थान मिला है। टॉपर्स की लिस्ट में चौथे स्थान पर कानपुर नगर के पलक अवस्थी और प्रयागराज की आस्था सिंह है। 5वें नंबर पर सीतापुर की एकता वर्मा, रायबरेली के अथर्व श्रीवास्तव, कानपुर नगर की नैन्सी वर्मा और कानपुर नगर की ही प्रांची द्विवेदी शामिल हैं। तो 10वीं के बाद अब यूपी बोर्ड के 12वीं के नतीजे भी यहां पर घोषित कर दिए गए हैं। 12वीं कक्षा में 85.33% छात्र यहां पास हुए हैं। एक लंबे समय से कैंडिडेट्स को रिजल्ट की प्रतीक्षा थी। बच्चे अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे, जो कि कल आखिरकार पूरी हो गई। इस साल परीक्षा में 90.15% छात्राएं सफल हुई हैं, जबकि छात्रों का पासिंग प्रतिशत 81.21% रहा है। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में फतेहपुर की दिव्यांशी ने टॉप किया है। उन्हें 95.40% अंक मिले हैं। और अब बात देवभूमि की, यानी कि उत्तराखंड की। तो यूं तो उत्तराखंड के खराब वित्तीय हालात प्रदेश के लिए चिंता का सबब रहे हैं, लेकिन विधानसभा में सरकार ने कैग की रिपोर्ट पटल पर रखी तो आंकड़ों को लेकर स्थितियां और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई। आंकड़े जाहिर करते हैं कि राज्य सरकार कर्ज के ब्याज को चुकाने में कर्ज की 60% रकम खर्च कर देती है। जाहिर है कि सरकार के कर्ज लेने का मकसद योजनाओं को धरातल पर उतारना होता है, लेकिन नया कर्ज पुरानी देनदारियों को चुकाने में खर्च होने के कारण उस कर्ज का सही लाभ राज्य को नहीं मिल पा रहा है। राज्य पर कर्ज का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद से अब तक करीबन 29,168 करोड़ का कर्जा लिया गया है, जिसमें बड़ी रकम कर्ज के ब्याज पर ही भुगतान कर दी गई है। खास बात यह है कि सरकार करीबन 4,000 करोड़ का अनुपूरक बजट लाकर 5,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च नहीं कर पाई है। तो सरकार के वित्तीय अनुशासन पर अब सवाल उठते नजर आ रहे हैं। कैग की रिपोर्ट जब से आई है, वित्तीय अनुशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं बजट प्रबंधन पर भी सवाल कहीं ना कहीं उठने लगे हैं। तो सवालों के घेरे में सरकार यहां आती नजर आ रही है। तो कैग की रिपोर्ट में कई अहम और महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। विधानसभा में कैग रिपोर्ट जो पेश की गई है, इसके बाद सवालों के घेरे में प्रदेश सरकार।
चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से सीधे नवीन शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, सवालों के घेरे में यहाँ पर लगातार प्रदेश सरकार आती जा रही है, कैग की रिपोर्ट में कई अहम और बड़े खुलासे हुए हैं। जी प्रशा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कैग की रिपोर्ट आई है, साफ तौर पर सरकार को कहीं ना कहीं सरकार ने जो कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी तो सवालिया निशान विपक्ष ने भी उठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि कर्ज लेने की जो बात की जा रही थी, अगर मौजूदा सरकार की बात की जाए तो कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कहा है कि पिछले 5 साल में जो सरकार ने करीब 30,000 करोड़ का कर्ज लिया है। और इसके साथ ही अगर पक्षधर की बात करें, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी कर्ज लिया जा रहा है वह राज्य के विकास के लिए लिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको लेकर सवालिया निशान विपक्ष जरूर उठा रहा है। हालांकि सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी कर्ज लिया जा रहा है वो राज्य के विकास के लिए लिया जा रहा है, और सरकार भी इस चीज के लिए गंभीर जरूर है कि इस कर्ज को किस तरीके से उबरा जाए, इस कर्ज से कैसे निकला जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर गंभीर जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष है वह लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर आरोप यह है कि पिछले 5 सालों में जो बीजेपी सरकार रही है वह कहीं ना कहीं कर्ज के तले दबी हुई नजर आ रही है। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नवीन आपका। तो सवालों के घेरे में प्रदेश सरकार यहाँ पर नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इससे आखिर कैसे उबर पाती है, क्या कुछ जवाब उनकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हल्द्वानी की खबर है इस वक्त की बड़ी, जहां पर करण महारा और यशपाल आर्य आज करेंगे उपवास। तिकोनिया स्थित गोविंद बल्लभ पंत पार्क में उपवास उनकी ओर से किया जाएगा। अग्निपथ का विरोध ये कर रहे हैं। युवाओं पर लाठीचार्ज का विरोध इनकी ओर से किया जा रहा है। कांग्रेस के कई विधायक और नेता भी इस दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो हल्द्वानी की खबर आपको बता रहे, कांग्रेस के कई विधायक और नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। पुलिस की ओर से जिस प्रकार से बर्बरता यहां पर की गई है, लाठीचार्ज किया गया, करण महारा और यशपाल आर्य आज इसी के संदर्भ में विरोध प्रदर्शन करते हुए उपवास करेंगे। देहरादून की खबर है, जहां पर आज क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने यहां आए सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का सपना है कि राजधानी देहरादून को ग्रीन और क्लीन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबको सप्ताह में 2 घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए। साथ ही सीएम धामी ने राजधानी को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों से अपना भरसक प्रयास करने की अपील की। देहरादून और हमारे अन्य जो जोन डिफेंस टीमर्स हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी खजानदास जी और नगर निगम के सभी हमारे लोगों ने, और जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, इन सभी ने आगे आकर आज एक ये पहल की है, शुरू की है, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी दून। और ये इन्होंने पूरा संकल्प आज यहाँ पर ले रहे हैं कि इसकी आज शुरुआत हुई है और पूरे देहरादून शहर को स्वच्छ बनाएंगे, जिससे कि पूरा देहरादून क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाए और एक आदर्श रूप में स्थापित हो। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी। नमस्कार।